नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास सीरीज में। और मैं विशोक आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार अभी हम इतिहास सीरीज को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम अ, अगर हम बात तभी हम आगे बढ़ पाएंगे आप लोगों को लेकर के, और एक हमारा बड़ा परिवार हो जाए, ताकि आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप बहुत सारे चैनल सब्सक्राइब कर रखे होंगे, तो एक और सही, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी के हम आज की जो टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे हर्ष साम्राज्य, यानी हर्ष और उसका साम्राज्य। अब जो हर्ष साम्राज्य हुआ है, इसमें कितने राजा हुए हैं और कौन कौन किस किस ने कहाँ कहाँ पे शासनकाल किसका कहाँ पे शासन किया है किसने, तो ये सारी चीज़ें जाने। प्रभाकर वर्धन हुए हैं एक दूसरे राजा, और इसके बाद राज्यवर्धन, उसके बाद हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन के बाद यहाँ पे उनका हम प्रशासनिक चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस तरीके का उनका वो भी दिया हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश। एक पुष्यभूति एक नाम के एक संस्थापक हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। यानी इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, और इसी के नाम पर यह पुष्यभूति वंश के नाम से विख्यात हुआ। पुष्यभूति ने गुप्त राजाओं की दुर्बलता का लाभ उठाकर पूर्वी पंजाब यानी कि हरियाणा में अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, तथा थानेश्वर, या फिर इसको हम थानेसर कह सकते हैं, को अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इनका कालक्रम देख लेते हैं, जिसमें थानेश्वर के जो पुष्यभूति वंश था, उसने शासनकाल किया। उसके बाद आते हैं नरवर्धन, और नरवर्धन के बाद आते हैं आपके राज्यवर्धन प्रथम, ठीक है। उसके बाद आते हैं आदित्यवर्धन, जो कि बिहार, महासेन गुप्त देवी, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रभाकर वर्धन, और इसके बाद आते हैं नरसिंह गुप्त, जो कि बालादित्य के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। और दो पुत्र एक पुत्री हुई इनकी, जिनमें से देखेंगे हर्षवर्धन और राज्यश्री, जिसको मौखरी रानी कहा जाता है, और एक राज्यवर्धन द्वितीय थे, ठीक है। तो उनकी पुत्री का विवाह वल्लभी के जो ध्रुवसेन राजा थे, यानी ध्रुवसेन द्वितीय के साथ हुआ था, जो पुत्री थी उनकी, ठीक है। और उसके बाद हम धारसेन, जो कि फोर्थ वल्लभी थे, ठीक है। तो ये सारा इनका एक कालखंड है, जो इस प्रकार के इनके जो कालखंड के शासक हुए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्रभाकर वर्धन, ठीक है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश की शक्ति का प्रतिष्ठा का संस्थापक प्रभाकर वर्धन था, और उसे हूण हरित केसरी या फिर हूण रूपी हरित के लिए सिंह समान, या सिंधु राज्य के लिए ज्वर के समान, या फिर इसको गुर्जर प्रजाकर गुजरों की नींद हराम करने वाला कहा जाता था, या फिर इसको राजा रूपी, जो कि सुगंधि राज के लिए महान हस्तज्वर या घातक महामारी के समान, या फिर इसको कई नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। या मालवा की लक्ष्मी रूपी लता के लिए कुल्हाड़ी के समान बताया गया है। तो इतनी इसको व्याख्या दी गई है, ठीक है। किसको? प्रभाकर वर्धन को। आगे हम देखते हैं इसी में ही अपनी संस्था, ठीक है, से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी भौकरिया जो समुदाय था, ये बिहार का बेसिकली था, तो उससे इसने अपना वैवाहिक संबंध बनाया। यानी भौखरी जो मूलतः गया बिहार के निवासी थे, ये गुप्त शासकों के सामंत थे। भौखरी या मौखरी वंश का संस्थापक हरिवर्मा, जो कि 510 ईस्वी में था, जिसने कन्नौज में एक राज्य स्थापित किया था। और मौखरियों के इतिहास के विषय में बाणभट्ट चरित, हर्षचरित या हर हरालेख, बाराबंकी उत्तर प्रदेश, जिसको असीरगढ़ से प्राप्त ताम्र मुद्रा लेख, जिसमें मौखरी वंश मुद्राओं या फिर फैजाबाद के भिठौरा से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस वंश में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और सर्व वर्मा, अवंती वर्मा और गृह वर्मा आदि शासक हुए। इस तरीके से जो इनका शासनकाल था, किसका?
मौखरी वंश का। ठीक है, तो इनके ये क्रमशः शासक हुए हैं, जिसमें मौखरी शासक ग्रह वर्मा जो कि 600 से लेकर के 605 ईस्वी तक विभा थानेसर के पुष्यमित्र वंश यानी वर्धन वंश के प्रभाकर वर्धन की पुत्री जो कि राज्यश्री जिसके साथ हुआ था, हर्षवर्धन की बहन के साथ हुआ था। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यवर्धन की। तो राज्यवर्धन का शासनकाल भी देखेंगे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु के पश्चात? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन जो कि थानेसर के राज सिंहासन पर बैठा और उसी समय उसे समाचार मिला कि बंगाल के शासक शशांक और मालवा के शासक देवगुप्त ने मिलकर कन्नौज पर आक्रमण किया, जिसकी बहन थी कौन? राज्यश्री, कन्नौज के शासक के लिए। ठीक है, तो उस पर आक्रमण किया। ये समाचार किसको मिला? राज्यवर्धन को। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? आक्रमण किया तथा ग्रहवर्मन की हत्या कर राज्यश्री को कैद कर लिया। ये समाचार मिला राज्यवर्धन को। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस घटना की सूचना पाकर राज्यवर्धन कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने देवगुप्त की सेना को पराजित कर दिया, जिसने मतलब आक्रमण किया था कन्नौज पे। किसने किया था? देववर्मन ने। और उसकी जो उसकी बहन थी किसकी? राज्यवर्धन की। और राज्यवर्धन की बहन की सुरक्षा के लिए वो खुद आया और उसने किसके साथ? देवगुप्त के साथ युद्ध किया और उसको पराजित कर दिया। परंतु शशांक बंगाल का गौड़ शासक ने विश्वासघात करके उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हत्या हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो राज्यवर्धन था उसकी हत्या हो जाती है, क्योंकि इसका जो विश्वासघाती एक व्यक्ति था जो कि बंगाल का गौड़ शासक था, उसकी वजह से इसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद आता है हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन की कहानी सुनते हैं। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था, यानी पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन? हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन का जो जन्म था वो 591 ईस्वी के लगभग हुआ था और वह प्रभाकर वर्धन व यशोमती का पुत्र था। हर्षवर्धन का बड़ा भाई राज्यवर्धन था, यानी जिसकी अभी हत्या हुई है विश्वासघात के द्वारा। जो राज्यवर्धन व्यक्ति था जो अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कन्नौज आया हुआ था, उसी का छोटा भाई था जिसका नाम था हर्षवर्धन। और उसकी मृत्यु जो हुई थी राज्यवर्धन की, उसकी मृत्यु के पश्चात जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था कौन? राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात 606 ईस्वी में लगभग 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात उसने शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की तथा उसने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए कन्नौज की ओर आगे बढ़ा और मार्ग में उसे कामरूप के राजा भास्कर वर्मन का दूत हंसवेग मिला, जिसने हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे हर्ष ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। आगे बढ़ने पर उसे मंडी से सूचना मिली कि राज्यश्री कैद से मुक्त होकर विंध्याचल चली गई है। आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से उसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वह सती होने जा रही थी। हर्ष उसे वापस कन्नौज ले आया और ग्रहवर्मन की हत्या के पश्चात, जो कि इसका कौन था? बहनोई था, यानी बहन का पति था ग्रहवर्मन। ठीक है, उसकी हत्या के पश्चात कोई उत्तराधिकारी नहीं होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राज्यश्री की सहमति से हर्ष कन्नौज का शासक बन गया। अब हर्ष ने कन्नौज की राजधानी यानी कन्नौज को राजधानी बना लिया और जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। और यह प्रदेश 6ठी सदी के उत्तरार्ध में अचानक राजनीतिक उत्कर्ष पर पहुँच गया। हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति का केंद्र के रूप में उभर कर जो है उत्तर भारत में सामंत युग के आगमन का सूचक था। कन्नौज का क्षेत्र दोआब के मध्य में स्थित था। 7वीं सदी में कन्नौज की उचित ढंग से किलेबंदी की गई और हर्ष के शासनकाल का आरंभ इतिहास जो है बाणभट्ट से ज्ञात होता है। यानी जो हर्षवर्धन का जो इतिहास है वो कहाँ से पता चलता है? तो ये जो है बाणभट्ट के
जो किलेबंदी की गई थी, और उसके बाद जो है हर्ष का जो शासनकाल था वो आरंभिक इतिहास बाणभट्ट के से ज्ञात होता है। यानी बाणभट्ट के द्वारा मतलब इनके इतिहास को जाना जाता है। तो बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था और जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। यानी जो बाणभट्ट थे वो इनके दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित नामक एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इनका पूरा विवरण दिया गया था। अब हम बात करते हैं चीनी यात्री हैंगसांग ईसा की 7वीं सदी में भारत आया था और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा। हैंगसांग के अनुसार हर्षवर्धन की सेना में 60,000 हाथी तथा 1 लाख घोड़े थे। हर्ष सूर्य एवं शिव का उपासक था। हैंगसांग के अनुसार हर्ष ने स्वयं को राजपुत्र कहा तथा अपना उपनाम शिलादित्य रखा। तो ये इम्पोर्टेंट है, शिलादित्य किसका उपनाम था? तो हैंगसांग का था। ठीक है, इसका हर्षवर्धन का। ठीक है, अब हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण उत्तर भारत तक विस्तृत था और पूर्वी भारत में उसे शैव शासक से युद्ध करना पड़ा। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा जो कि पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। अब हम प्रशासन की यहाँ पे बात करेंगे। हर्ष के समय शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा अपनी दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करता था और राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम विषय मुक्ति तथा राष्ट्र में विभाजित था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र यानी कि सदन के द्वारा जमीन देने की प्रथा चलाई थी। चीनी यात्री हैंगसांग ने बताया कि हर्ष की राजकीय आय 4 भागों में विभाजित थी, जिसमें से एक भाग राजा के व्यय के लिए व दूसरा भाग धार्मिक कार्यों के लिए रखा जाता था। हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है। भाग हिरण्य तथा बलि भाग कर भूमि कर था जो राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा कृषकों से उसकी उपज का 6ठा भाग लिया जाता था। हिरण्य कर नगद लिया जाता था जिसे संभवतः व्यापारी देते थे। अब इसी में हम आगे देखते हैं बलि जो था, बलि के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभवतः है कि यह एक प्रकार का धार्मिक कर रहा होगा। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकार था। इसके अतिरिक्त कुछ और अन्य अधिकारी थे जिसको सिंहनाद जो कि सेनापति हुआ करता था और कुंतल जो कि अश्व सेना का प्रधान होता था और स्कंदगुप्त जो कि हस्त सेना का प्रधान होता था। इसके बाद एक चौथा आता है जिसको सामंत महाराज यानी कि जो कि नागरिक प्रशासन का प्रमुख होता था। हैंगसांग के अनुसार देश के कानून में अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान था और हैंगसांग हर्ष की 2 तांबे की मुद्राएं जिसमें नालंदा व सोनीपत से प्राप्त होती हैं और सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन या फिर नंदी का चित्र मिलता है। इसमें आगे हम देखते हैं नालंदा की मुद्रा पर श्री हर्ष नाम लिखा है और उसे माहेश्वर या सार्वभौम व महाराजाधिराज कहा गया है। हैंगसांग के अनुसार हर्ष ने कश्मीर से गौतम बुद्ध का दांत लाकर कन्नौज के निकट एक संगाराम में स्थापित किया था। नेपाल में हर्ष संवत जो कि 606 ईस्वी के प्रचालन जो कि अंशु बर्मन और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा के आधार पर कुछ विद्वान मानते हैं कि नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। तो ये सारा था हर्षवर्धन का यहाँ पे शासनकाल और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हर्ष के जो कि ओरु उत्तर उड़ीसा तत्पत की उपाधि धारण की। हैंगसांग का विवरण। अब हम यहाँ पे हैंगसांग के विवरण के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हर्ष के शासनकाल का महत्व चीनी यात्री हैंगसांग के भ्रमण को लेकर है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और उसने अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए भारत पहुंचा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक वर्षों तक अध्ययन किया और आचार्य शीलभद्र हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। हैंगसांग के प्रभाव में आकर हर्ष बौद्ध धर्म का महान समर्थक हो गया
उक्त चीनी विवरण से ज्ञात होता है कि उस समय पाटलिपुत्र तथा वैशाली पतन की अवस्था में थे। हेनसान ने शूद्रों को कृषक कहा और इस यात्रा में मेहतर, चांडाल आदि अछूतों का वर्णन किया गया है। वे गांव के बाहर बसते थे और लहसुन प्याज खाते थे। तो इस तरीके का हेनसान के वर्णन में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं चीन से भारत आने वाले कुछ प्रमुख यात्री हैं, जिनमें से पहला यात्री हेनसान है, जो कि 636 से 645 ईस्वी तक रहा और इसने जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, जिसने भास्कर बर्मन तथा हर्षवर्धन की राज्यसभा में रहा है। इसके बाद फाहियान यात्री आया था, जो कि 399 से 414 ईस्वी के बीच का यहाँ रहा और इसने चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि विक्रमादित्य के दरबार में आया था, जो चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध भिक्षु था। इसके बाद इत सिंह आया, जो कि 671 से 695 ईस्वी तक, जिसने समुद्री मार्ग से भारत आया था। इसके बाद हम बात करते हैं चीन में दूध भेजने वाले शासक कौन कौन से शासक हुए हैं, जिसमें हर्षवर्धन था, जिसने पुष्य भूति वंश का राजवंश था। उसके बाद नरसिंह द्वितीय था, जिसने पल्लव वंश का संस्थापक था। और इसके बाद यशोवर्मन, जो कि कन्नौज नरेश थे। और कलोत्तुंग प्रथम, जो कि चोल वंश के संस्थापक थे। इसी के साथ हम आगे देखते हैं बौद्ध धर्म और नालंदा से संबंधित कुछ चीज़ें जिनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं इसमें सबसे विख्यात केंद्र नालंदा महाविहार था, जहां बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षित करने के लिए एक बड़ा विश्वविद्यालय था। ऐसा कहा गया है कि इस महाविद्यालय में 10,000 छात्र से अधिक, जिसमें सभी बौद्ध भिक्षु थे, जिन्होंने महायान संप्रदाय का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। एक अन्य चीनी यात्री, जो कि इत्सिंग 670 ईस्वी में नालंदा आया और उसने या उसके अनुसार इस महाविहार में केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। हेनसान के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 100 गांवों के राजस्व से होता था। इत्सिंग ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया था। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, परंतु धीरे धीरे बौद्ध के प्रभाव से उसने महायान सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में शार्थार्थ का आरंभ हेनसान ने किया और कन्नौज के बाद उसने प्रयाग में एक सम्मेलन बुलाया, जहां हर्ष ने अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़कर सभी वस्तुओं को दान कर दिया और बाणभट्ट ने अपने आश्रयदाता के अनुसार के आरंभिक जीवन का चाटुकारितापूर्ण चित्रण हर्षचरित नामक पुस्तक में किया था। हर्ष को 3 नाटकों यानी प्रियदर्शिका, रत्नावली और नालंदा के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है। तो ये था पूरा हर्षवर्धन का जो शासनकाल था, जिसमें हमने हर्ष का साम्राज्य और उसके शासक जो हुए उनको हमने जानने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगीं तो आप अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और